गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण प्रवेश चंपारण बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ही श्वसन तंत्र के अंतिम पार्ट और पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे 4 पार्टों में, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पर इसके 3 पार्ट जो पड़ा हुआ है उसे जाकर देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फ़िलहाल में आप यहाँ पर आ ही गए तो इसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसे भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन के शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यह है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब यह होता है जो हमारे लंग्स जो होता है, ठीक, उसका कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसमें कितना एयर समाहित हो सकता है उसका चर्चा चल रहा है, ठीक है। एक बार में ली गई अधिकतम वायु को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको TLC, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया, ठीक है। यह लगभग 600 ml, जिसे 6 लीटर के नाम से ये जान सकते हैं, चाहे लीटर में बताइए थे चाहे 600 ml का, ठीक है। जो कि यह जो है टीडल वॉल्यूम का 80% होता है कौन, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, मात्र 80%। जब हम सांस ले, जब हमें क्या होता है, जब सांस लेने में परेशानी होती है किसी न किसी बीमारी के चलते, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे किसी को वो ऑक्सीजन लगता है, जिसको हम लोग का बोलते हैं वेंटिलेटर बोलते हैं, जो कि जो मास्क टाइप का लगा रहता है। आप लोग ज़रूर देखे होंगे, किसी एम्बुलेंस में देखे होंगे या किसी न किसी ICU में देखे होंगे, ठीक है। उसमें जो होता है वो कृत्रिम गैस होती है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी रहता है, ठीक है। अब कहिएगा जो भाई ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, फिर हीलियम का क्या काम है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा भारी होता है कि हम लोग प्योर ऑक्सीजन को ले नहीं सकते। जिससे हम लोग प्योर ऑक्सीजन को लेंगे तो हम लोग को जो लंग्स होता है यानी फेफड़ा होता है, क्या हो जाएगा, ब्रेक कर सकता है और हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना। अगला देखिए, ए गोताखोर आप सुने होंगे, जो ये पानी में जो डुबकी लोग लगाते हैं, ठीक है, किसी खोज के चक्कर में, जो उसके पीठ पर जो सिलेंडर रहता है तो ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें भी क्या रहता है, हीलियम रहता है। लेकिन जो काफ़ी गहराई तक जाते हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम रहता है। लेकिन जो गोताखोर जो होते हैं, जो कि कम गहराई में अगर उनको आवश्यकता रहता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन मिलाया जाता है, जो कि जो फैक्ट है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फैक्ट यह है कि हम लोग 1 मिनट में 14 से 18 बार लगभग में हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, यानी सांस लेते हैं, ठीक है। जो छोटा जो बच्चा होता है, छोटे बच्चा जो कि 14 से लेकर 30 बार वो क्या रहता है, सांस लेता है। उसको भी 30 बार लेने के बाद ठीक, क्योंकि उसका लंग्स जो होता है बहुत छोटा होता है, फुट 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 कभी देखे होंगे आप लोग। छोटे बच्चे जब कि कोई क्या करता है, उसको अच्छा से वो मल उल कर सुलाए रहता है, तो आप लोग देखे होंगे, देखते होंगे जो कितना तेज़ी उसका वो क्या हो रहा है, अप डाउन उसका सीना हो रहा है, कितना तेज़ी सांस ले रहा है, ठीक है। उसका कारण यही है, ठीक है। अगला देखिए, जो वयस्क जो होता है, जो उसको मैंने बता चुका हूँ, बच्चा का भी मैं बता दूँ, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है, मैंने यह मानव के कोशिका में जो श्वसन होता है, कोशिका के अंदर होता है, उसी का कहते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, अंदर टूटता है, यानी उसका अपघटन होता है। अब ये कोशिकीय श्वसन होता है 2 प्रकार का हो जाता है, क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कोशिका द्रव में होता है, कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में होता है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। पहले हम लोग जाने कोशिका द्रव में श्वसन, यह कोशिका द्रव में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है,
सबसे पहला बात है ये कोशिका द्रव में होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अनॉक्सी शब्द से आकर थोड़ा सा गड़बड़ा गए होंगे। जो अनॉक्सी किसे कहते हैं, माने वैसे श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और ये अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, ये कंप्लीट रूप से जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, अपघटन नहीं हो पाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। अगला है बीज का अंकुरण, जीवाणु तथा ईस्ट, इस सब में कौन प्रक्रिया होता है, तो अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP का निर्माण होता है, 4 ATP। 2 ATP जो होता है ग्लूकोज को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, जो कि 2 खर्च हो जाता है और 2 ATP क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, अतः इसको क्या कहता है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP के क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। क्योंकि 4 ATP बना, जिसमें 4 ATP में 2 ATP तो ग्लूकोज को तोड़ दिया, 2 ATP का हो जाए लाभ के रूप में बच गया। तो मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, अगर मेरा मेहनत अगर पॉजिटिव होगा, आपको लग रहा होगा, आप अपने दिल पर हाथ रख कर इस पूछ सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और दूसरा खास बात यह है कि मेरे इस प्लेटफार्म पे, यूट्यूब प्लेटफार्म पे लगभग में 300 के आसपास में वीडियो अपलोड है, जो कि जब बहुत से सारे लगभग में 150-200 तो केवल आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि जब भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 300 के आसपास में वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पर भी मेरे नाम से वीडियो अपलोड है, जो कि वहाँ पर से भी आप जाकर देख सकते हैं। दोनों जगह किसी प्रकार की परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर जाकर परचेज कीजिए, चाहे यहाँ पर जाकर परचेज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है और जो भी यहाँ पर टॉपिक उठाया जाता है, समझिए कंप्लीट रूप से उठाया जाता है और उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं और हमारी टीम उसी योग्य काम करती है। तो इधर ध्यान दीजिए और मेरे बातों पर थोड़ा केयर कीजिए, उस पर भी थोड़ा वर्क कीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला रिमार्क में मैंने लिखा है कि ये है क्या लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है तथा क्रेब्स चक्र के बीच के जो कड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइल। यानी ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के जो बीच के जो कड़ी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलस बोलते हैं। ठीक है, एसिटाइल बोलते हैं, कोई दिक्कत, एसिटाइल। ठीक, अगला देखिए, दूसरा का है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसका जो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने के चलते इसको बोलते हैं वायुव्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब कहिएगा फिर से, ये वायुव्य श्वसन क्या होता है, माने वायु श्वसन का मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन किया जाता है उसको वायुव्य श्वसन बोलते हैं। और इसमें जो होता है ये ग्लूकोज का कंप्लीट रूप से अपघटन होता है। ठीक है, इसलिए इसको वायुव्य श्वसन बोला जाता है। और ये जो घटना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, उसमें एक चक्र चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चलाता है, जिस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। क्या नाम है, क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स, इस चक्र का नाम पड़ा क्रेब्स इसलिए क्योंकि क्रेब्स नाम के एक विद्वान, जिसको साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने इस चक्र को खोज किए थे। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ गया क्रेब चक्र। ठीक है, कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल। क्या है, पायरुविक अम्ल, जो कि कोशिका द्रव मैंने यहीं पर बताया कि कोशिका द्रव में 2 पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है,
ये जो वाक्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से उसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, यानी टूट जाता है। और ये बेचारा जब टूटता है नो, तो एक पायरुविक अम्ल जो होता है जब टूटता है तो 18 ATP के निर्माण करता है। तो ऐसे से 2 पायरुविक अम्ल टूटा तो समझ 18 गुना 36, यानी कुल मिलाकर 36 ATP का निर्माण हुआ। ठीक है, अब कहिएगा सर ATP, ठीक है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका फुल फॉर्म भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल का अपघटन के से कुल 36 को पहुंचता है। मैंने इसको बता दिया। ठीक, अगला है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 ATP का लाभ होता है, जो कि जब मैंने पहले बताया हूँ। ठीक है, अतः कुल ATP की संख्या कितने हो जाते हैं, 18 गुना 36 तो ही बना, 2 का लाभ हुआ था, 18 36 और 2 38 ATP हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमने बताने की कोशिश किया। 36 तो क्रेब्स चक्र के दौरान 2 जो लाभ हुआ था, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो टोटल मिला कितना हो जाता है, 38 ATP हो जाता है। ठीक है, अगला बात यह है जिससे हमें काफ़ी, जैसे ग्लूकोज टूटता है तो काफ़ी मात्रा में क्या होता है, ये हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि जैसे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग को लंग्स में जाता है और लंग्स में उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है, बेचारा को अस्थायी संबंध बनाता है, जो कि उस समय उसका नाम पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर वहाँ पर जाता है, कहाँ पर, सेल में जाता है। सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र चलाता है, जिस चक्र का नाम है क्रेब चक्र। क्या नाम है, क्रेब चक्र। वह जो चक्र के दौरान वही ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है, अब वो टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और बहुत से सारे मात्रा में ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और देखिए, और ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है। वहीं पर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता रहता है, फिर से अस्थायी उससे संबंध बनाता है। जैसे संबंध बनाएगा तो उस समय उसका नाम पड़ जाता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ जाता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वहाँ से धड़धड़ाइले वो लेकर आता है बेचारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड के माध्यम से आपको ले आके फेफड़ा में देता है। अब फेफड़ा में किसको देता है, ये देता है एल्वेली को। अब एल्वेली नहीं समझ पा रहे होंगे तो देता है वायुकोष्ठक को, क्योंकि वायुकोष्ठक ही किसको जाना है, किस एयर को अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, वही निर्णय करता है। ठीक है, जो कि एल्वेली के बारे में इसके पहले वाला पार्ट में बहुत सुंदर से मैंने पोस्टमार्टम किया हो। अगर नहीं देखें तो आप सबसे पहले जाकर उसको देखिए, बहुत बेहतर तरीक़ों से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब जो जल हो, आप कहिए जल के हमारे शरीर में क्या हो सकता है, हम लोग तो पानी ही पी लेते हैं, पेट में चल जाता है, पेट में केवल आवश्यकता नहीं है जल, हमारे एक एक सेल में। क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए, हमारे जो शरीर जो होता है लगभग में 65 से 70%, जो कि ये हमारे वजन के हिसाब से 65 से 70% क्या रहता है, जल के मात्रा रहता है। उसके बाद में समझिए मांस और हड्डी है। अब समझिए ये कितना वैल्यू है जल के। केवल अब कहिए जिस 65 से अगर 100 किलो कोई आदमी है तो समझ जाइए जो 65 से 70 किलो समझिए उसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। अब कहिए भाग तेरी के जय हो, 65 से 70 किलो है, ये न पेटवा दिख रहा है, पागल कहीं के पेट में रहता है, एक एक सेल में रहता है, एक एक सेल में जल की मात्रा रहता है। अगर जल नहीं रहेगा एक एक सेल में नू तो सूखा पड़ जाएगा सेल, हम लोग भी सूख जाएंगे हर हमेशा के लिए। ठीक है, और रही बात ऊर्जा की, ऊर्जा अगर नहीं रहता तो हम आपके सामने ये खड़े होकर लेक्चर नहीं दिए रहे होते, और आप मेरे वीडियो को बैठकर या खड़े होकर या लेट कर देख नहीं रहे होते। तो ये ऊर्जा के दिन है, जिस सब काम को हम लोग क्या करते हैं, संपादित करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए,
अगला मैंने एक नोट दिया है। नोट के मतलब क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि जब मैंने बताया हूँ उसी समय से तो वही चल रहा है। ठीक है। अगला है श्वसनीय पदार्थ। अब श्वसनीय पदार्थ के कौन कौन होता है? वैसा पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन होता है और हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वही तो क्या कहलाता है, श्वसनीय पदार्थ होता है। ठीक है। तो श्वसनीय पदार्थ में सबसे श्वसनीय बड़ा पदार्थ कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, उससे छोटा वसा और सबसे छोटा कौन, प्रोटीन। मैंने एक रिमार्क दिया हूँ। क्या दिया हूँ? रिमार्क में मैंने लिखा है आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। फेफड़ा में होने वाला श्वसन बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी इतना बात आपको समझ में नहीं आया होगा। अरे आंतरिक श्वसन कहे तो किसमें? ए किसमें? आपका कोशिका में। और कोशिका में श्वसन हो रहा है तो उसको बोलेंगे आंतरिक श्वसन। और फेफड़ा में यानी लंग्स में हो रहा है तो उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है। तो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन आप अच्छा से समझ में गए होंगे। ठीक है। जो कि आंतरिक श्वसन यानी कोशिका में जो श्वसन होता है, आपको ये अरे भाई कोशिका श्वसन करता है यार, एक एक कोशिका श्वसन करता है, अगर ना करे नू तो आप कह देते हैं सांस रोक लिए, हम सांस रोक के इतना देर रह जाते हैं। नहीं 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 नहीं, भ्रम है आपका। ये खाली नाक बंद कर देने से, मुंह बंद कर देने से नहीं होगा। एक एक सेल लेता है हम लोग का श्वसन, एक एक सेल करता है, लेकिन उससे हम लोग ऊर्जा मिलता है। लेकिन ये जो होता है बाह्य श्वसन जो कि फेफड़ा के द्वारा ये होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये बाह्य श्वसन होता है जो फेफड़ा के द्वारा होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कोशिकीय श्वसन यानी इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला है पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल। इथेनॉल कौन है? और जो शराब पीने जाते हैं लोग वही उसी का तो चर्चा हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला है यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है जो पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे टूटेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। ये कहाँ पर घटना होता है? ईस्ट में होता है। कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है। अगर वही पायरुवेट क्या होता है, वही पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। अब इसका करने का कारण यह है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ जो वायवीय श्वसन क्या होता है। और दूसरा, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग किसी पार्ट से, जैसे मान लीजिए हमें ही ले लीजिए, कभी मैंने दौड़ा नहीं और एक दिन सोचा जी मैं जाऊँ दौड़ने। ठीक है। लोग जैसे फिटनेस में बनाऊँ, ठीक है, 6 पैक में बनाऊँ, अच्छा से बड़ी हो। ठीक है। मैं दौड़ने चले जाऊँ, जिम करूँ, एकदम जाके जम के जिम करूँ। ठीक है। और अगले दिन क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में दर्द हो जाएगा। जिस पार्ट से ज़्यादा हम मेहनत किए रहेंगे उस पार्ट में दर्द हो जाएगा। तो दर्द क्यों होता है आप अभी कमेंट करके बताइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कीजिए। हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर आता है, आप कमेंट कर दिए होंगे। मैं भी थोड़ा सा आप लोग के बीच शेयर कर दे रहा हूँ। ये जो होता है, जैसे हम लोग किसी भी वर्क को अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर देते हैं तो उस समय हमारी उस मांसपेशियों में, जिस मांसपेशियों से उसका काम को हम अब संपादित किए रहते हैं, उस मांसपेशिया में एक अम्ल बना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ये जो लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दर्द का क्या हो जाता है? कारण बन जाता है। ठीक है। क्योंकि
उस पार्ट से मैंने उतना ज़्यादा वर्क किया नहीं, क्योंकि हमारा जो शरीर जो होता है ये हर एक को पता है कि किस पार्ट को कितना ऊर्जा की ज़रूरत है। एवरेज में उतना रोज़ के रोज़ पहुँचते रहता है। कभी कभी ये हम लोग वर्क ज़्यादा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए, अब जिम में गया, वहाँ इतना डंबल उठाया एकदम गुआ गुआ 100 बारी से मार दिए, 100 बारी से कल पहले उठना हाथ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप बनाने के चक्कर में ये मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मैंने बहुत से सारे वर्क कर दिया और हमारे मांसपेशियों में अम्ल बन गया। एक अम्ल बने जिस अम्ल के नाम पड़ गया लैक्टिक अम्ल, और वो लैक्टिक अम्ल कल वो डंबल तो दूर के बात है, वो शॉर्ट के बटन लगाने में मजबूर कर देगा। ठीक है, इतना ज़्यादा जोर से दर्द हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ, उसे आप जाकर देखिए और उसका जाकर देखकर अपने परीक्षा में उसका लाभ उठाइए और धमाल मचाइए और अपने समाज में उसका कमाल दिखाइए। और इसे अभी तुरंत लाइक करते जाइए। इसके अगले जो भी टॉपिक होगा मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।